झांसी के नज़दीक और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओरछा में विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परागीलाल राजन के नेतृत्व में पदाधिकारी एकजुट हुए, एकत्र हुए और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। रोहित दिवाकर की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। रोहित दिवाकर के द्वारा मीटिंग में एक एक पदाधिकारी के लिए गए इंटरव्यू और जो वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं वह उनके कैमरे में कैद हैं और शुरू से अंत तक एक एक दृश्य कैद है जो आपको दिखाएंगे और पदाधिकारियों की उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। आइए देखिए वो एक एक दृश्य जो विश्व रजक महासंघ के पदाधिकारियों ने अपने विचारों के माध्यम से अपनी रणनीति को व्यक्त किया है। पब्लिक प्रेशर न्यूज मीडिया की टीम आज झांसी आ गई है, अपना राजमहल। यहाँ पे विश्व रजक महासंघ की तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग है, तो उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आओ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं विश्व रजक महासंघ की सक्रिय टीम से, जो बहुत ही सराहनीय काम करती आ रही है और हजारों संगठन बने हुए हैं विश्व के अंदर धोबी समाज के। उन्हीं में से एक विश्व रजक महासंघ है जो आज के टाइम बहुत बड़ा संगठन है और उसकी यहाँ पे आज तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन मीटिंग है। तो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको यहाँ के जो पदाधिकारी पूरी इंडिया से आए हुए हैं उनसे। आओ हम आपको करवाते हैं इंट्रोड्यूस। हुए हैं अपना पहले से ये राज गार्डन झांसी ओरछा के अंदर। तो यहाँ पे अपना तीसरी वार्षिक अधिवेशन की मीटिंग है। तो यहाँ पे अपने राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं परागीलाल जी और सभी पूरे पैन इंडिया से लोग आए हुए हैं अपने। तो हम जानना चाहेंगे भी कैसे कैसे क्या मीटिंग का संचालन चल रहा है, तो बताएं थोड़ा सा विस्तार से। धन्यवाद रोहित जी। ये हमारे संगठन विश्व रजक महासंघ का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने नई दिल्ली अम्बेडकर भवन में किया था, दूसरा अधिवेशन हम लोगों ने बंगाल के हासीमारा में किया था और ये तीसरा ओरछा मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थान है और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है। वहाँ हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने तय किया था कि ओरछा में अब की बार मीटिंग होना चाहिए, अधिवेशन जो है ओरछा में होना चाहिए। तो हमने उसी क्रम में तीसरा अधिवेशन ओरछा में रखा हुआ है जी। और आप कहाँ से आए? मतलब जी मैं हरियाणा से आया हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विश्व रजक महासंघ और मौजूदा हरियाणा धोबी महासभा का निर्विरोध महासचिव चुना गया हूँ। तो परागीलाल जी के बुलावे पर हम यहाँ हरियाणा से आए हैं और हम हरियाणा से यहाँ 8-10 आदमी के करीब यहाँ पहुंचे। बहुत बढ़िया जी। मतलब प्रोग्राम को सफल करवाने के लिए पूरी इंडिया से लोग आए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा आप सब इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, एक बार थोड़ा पता लगे समाज को कहाँ से लोग आए हुए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कम से कम हमारे विश्व रजक महासंघ की आवाज उठाने के लिए। भाई आपको रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू। मेरा नाम है कल्लू सिंह, मेरा जन्मभूमि में यही मध्य प्रदेश से है। तो पहले सबसे उसके लिए आपको बधाई और मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे जन्मभूमि पे हो रहा है। वैसे अभी मेरे कर्म भूमि हरियाणा है और हरियाणा का विश्व रजक महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके लिए सभी दर्शकों का और पूरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को, बहनों को और माताओं को, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व रजक खाली नाम नहीं रह गया, अब ग्राउंड पे भी काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे भी काम करेगा और आगे भी करेगा। और सभी भाइयों से मैं आग्रह भी करता हूँ कि भाई जितना बढ़ चढ़ के हो, देखिए हम दूसरों के पीछे लगे रहे उससे कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला है। कि बाबा साहब का ये कहना है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम दूसरी गुलामी करने, तो गुलामी से अच्छा है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं और समाज सेवा करें। उससे बड़े कोई धन नहीं है और ना कोई वो है। समाज को क्या देना चाहेंगे उद्देश्य? समाज को ये है कि पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं और जितना हो सके, जितना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और ज्यादा हो। अगर खुद नहीं कर सक्षम है तो समाज से भी सहयोग ले और समाज भी, हम लोग भी उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को अगर नहीं पढ़ाना सकते हैं तो उसके लिए हम लोग भी सहयोग करेंगे ताकि बच्चे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आगे कर पाएंगे। और काफी संगठन बने हुए हैं, धोबी संगठनों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे?
सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जमीनी स्तर पर नहीं काम कर पा रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही है कि भाई सब मिलके एक साथ काम करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अगर हम फुटकर करेंगे तो उससे कुछ नहीं होना है। अगर ये 5 उंगली है, 5 वाला करेंगे, कुछ नहीं हम कर पाएंगे। और जमीन पे जब काम नहीं करें, खाली हम एक पद लेके मैं घर में बैठ जाता, तो आज मैं यहाँ नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए जमीन पे अगर हमें काम करने हैं तो साथ में मिलकर करें तो ज्यादा अच्छा है कि समाज का भी भला होगा, वो उनका भी भला होगा। तो विश्व रजक महासंघ के झंडा के नीचे आए तो उससे क्या समाज का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आप बताएं माथुर जी, थोड़ा सा बारे में परिचय दें थोड़ा सा। मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। मेरा नाम प्रमोद माथुर है। तो अध्यक्ष जी के बुलाने पर यहाँ आया हूँ। समाज के लिए कोई संदेश? समाज के लिए यही संदेश है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम राम गोपाल, मैं विशिष्ट अध्यापक हूँ। और जब से हम विश्व रजक महासंघ में जुड़े हैं तो हम चाहते हैं हमारा विश्व रजक महासंघ बहुत ऊंचा उठे, और जो छोटे छोटे संघ बने इनको भी हम सोचते हैं कि अपने संघ में लाएं और अधिक से अधिक कार्य करें। यहाँ तक कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं और जो लोग अमीर हैं उनसे हम सहायता लेकर उन गरीब बच्चों को ऊपर उठाएं और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। हाँ, जी, पाली से आए हुए हैं, आप भी थोड़ा सा। जी, सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संत गाड़गे। मैं आरबी कनौजिया, पाली, राजस्थान से। साथियों, हम यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रागीलाल जी के कहने पर साल की तीसरी जो वार्षिक मीटिंग है उसको अटेंड करने ओरछा में आए हुए हैं। और इनके कार्यशैली में हमने बहुत कुछ सीखा है और प्रभावित हैं। हमारे क्षेत्र में हम इन्हीं का प्रचार कर रहे हैं और हमारे जितने भी संघ के साथी हैं उनसे निवेदन रहता है कि एक ही विश्व रजक के नीचे आकर कार्य करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे जो गरीब वर्ग के हमारे समाज के लोग हैं उस दिशा में उनके बारे में उनको आगे लेके उनके साथ लेके कार्य करें। जी, धन्यवाद। सुरेश सवर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों के लिए? कोई संदेश? भाई मेरा तो ये हमारे साथ ये भेदभाव को बिल्कुल, इसको मतलब आज के टाइम समाज को भी अभी समाज ऐसा है जिनको पता ही नहीं है इस चीज का और एक नहीं हो पा रहा है। मतलब समाज को इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई एससी ओबीसी और कहीं पे ओबीसी में है, कहीं पे एससी में है, तो उसके लिए एक बड़ा संघर्ष विश्व रजक महासंघ कर रहा है। अभी लास्ट एक मीटिंग अपना जंतर मंतर पे भी इसके लिए हुई है विश्व रजक महासंघ की, और आज फिर उसी बात पे सर ने, जैसे सुरेश सवर जी ने बताया, अपने हरियाणा से हैं सुरेश सवर जी, तो इसका समाज को एक ध्यान करना चाहिए कि इसके लिए एक कम्युनिटी बने और इस पे मतलब काम किया जाए, तब जाके ये मतलब एक सक्सेस होगा ये मुद्दा। तो ये पूरे मतलब समाज, धोबी समाज के लिए ये मुद्दा, और धोबी समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है और पीछे हट रहा है, तो वो चीज थोड़ा सा गलत है। समाज को एकत्र होके और इस मुद्दे को आगे हाईलाइट करना चाहिए और सरकार से ये अपना हक है ये मांगना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पे? हमारा संगठन जो है उसका एक सूत्री फॉर्मूला यही है कि वन नेशन, वन कास्ट, वन रिजर्वेशन। हमें पूरे देश में एक ही कैटेगरी में लाया जाए। हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। मध्य प्रदेश में हम 3 जिले में एससी में हैं, भोपाल, रायपुर, रायसेन और सीहोर में, और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग बैकवर्ड में हैं। ऐसी कई जगह, राजस्थान में भी हम अजमेर में एससी में हुआ करते थे, बाकी पूरे राजस्थान में हम बैकवर्ड में हुआ करते थे। 1976 में हरदेव जोशी की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पूरे एक जिले को आधार मान के पूरे राजस्थान को एससी में शामिल कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि 11 स्टेटों में जहां हमारे लोग बैकवर्ड में है, बड़ी परेशानी होती है। हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में रिश्ते नहीं करना चाहता है, हरियाणा की बेटी दिल्ली में आती, दिल्ली राजधानी है, वो वहाँ हम एससी में है, हरियाणा में हम बैकवर्ड में है। जब वो लड़की की शादी होकर दिल्ली आ जाती तो ना वो बैकवर्ड में रहती है, फिर ना वो एससी में रहती है, उसको दोनों का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि जिस कैटेगरी में जहाँ जिस स्टेट में हो उसी कैटेगरी, वो कैटेगरी उसी स्टेट में लागू होगी, दूसरे स्टेट में लागू नहीं होगी। तो फिर हम ना इधर के बचते हैं ना उधर के बचते हैं। तो ऐसी कई समस्या है जिनसे हम लोगों को, हमारे समाज को जूझना पड़ता है। तो अभी चुनाव है, चुनाव के बाद पहले हम लोगों ने 17 सितंबर को एक दिल्ली में 2023 को धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा सामाजिक न्याय मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। इसके बाद हमने उनको 2 बार रिमाइंडर भी भेजा है। अब चुनाव आ गया है तो चुनाव में अब ये सब चीजें नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव के बाद हम इस कार्यक्रम को सतत चलाएंगे और हर जो स्टेट हमारे बैकवर्ड में है उन स्टेटों में जाके हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और इस मुद्दे को
इतना गर्माहट देंगे कि सरकारों को इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो एक तो हमारी ये है, दूसरी हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं। सामाजिक कुरीतियां ये है कि हमारे यहाँ हमारा गरीब समाज है और जो पैसे वाले हैं वो दहेज को बढ़ावा देते हैं। तो उसका जे नुकसान होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो इसमें पिसता है। उसके होनहार बच्ची होती है और वो अच्छे घर में नहीं ब्याही जा पाती है दहेज के कारण। तो सब हम लोगों ने दो कुरीतियां, जो मुख्य कुरीतियां हैं, एक दहेज और एक मृतक भोज। आदमी मर जाता है और घर के रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, परिवार के कुटुंब के लोग, और उसको उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप त्रयोदशी करें या भंडारा करें या भोज करें। तो वो एक तरफ तो मर गया है उसके घर का आदमी जो कमाने वाला था, दूसरी तरफ उसको और मार दिया जाता है। तो उसकी आर्थिक स्थिति ना देखते हुए इस पर हम कुप्रथा को हम लोग, हमारा समाज ढो रहा है। इस कुप्रथा का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं करते हैं हम लोग इसको। हमने एक नारा दिया था कि मृतक भोज और न्याय दहेज इनसे करना है परहेज। दूसरी बात, जब हम खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को कैसे सुधारेंगे। हमने इस पर खुद अमल किया है। हमने अपने बच्चों की, तीनों बेटियों की शादी, डिमांड की शादी नहीं की है। हमने अपने बेटे की शादी में कोई दहेज नहीं लिया। हम किसी के यहाँ त्रयोदशी खाने नहीं जाते हैं। हम किसी के यहाँ त्रयोदशी में जाएंगे, पानी भी नहीं पियेंगे उस दिन हम। और हम अपने परिवार में भी किसी की त्रयोदशी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग, हमारे समाज के जो संगठन के लोग हैं पूरे देश में, करीब हमारे 25,000 संख्या है हमारे संगठन के पदाधिकारियों की। तो हम चाहते हैं कि पहले हम सुधर जाएं। तो एक आदमी के सुधरने का मतलब हो कि 10-12 आदमी सुधरते हैं। एक परिवार में कम से कम 10-12 आदमी होते हैं। तो ऐसे 25, अगर हमारी 25,000 संख्या है तो हम 2.5-3 लाख तो हम वैसे ही हो जाते हैं। और जब 2.5-3 लाख सुधरेंगे तो उसका असर अगल बगल में, पड़ोस में और पास के शहरों कस्बों में भी पड़ेगा। तो हमारा ये मेन उद्देश्य है समाज के लिए। और सबसे मेन मकसद है कि एक नारा दिया जाता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारा समाज ही जब अशिक्षित है तो हम कहाँ से बढ़ेंगे। तो हमारा मुख्य फोकस शिक्षा पे है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह स्कूल खोलेंगे। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कल्लू प्रधान जी है, हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये सबसे पहला धोबी समाज के बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोलने के लिए देश की राजधानी के बगल में लगा हुआ गुड़गांव है, वहां पे खोलने जा रहे हैं। और इसके लिए पूरा विश्व एक्शन का सहयोग करेगा। तो ऐसे हम लोग आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी हम लोग स्कूल खोलेंगे और गरीब समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। गाड़गे महाराज जी की विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा से शुरुआत कर दी है विश्व रजक महासंघ ने, और पदाधिकारी आ गए हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आप आ जाइए, आपका थोड़ा सा विस्तार से बताइए जी। विश्व रजक महासंघ जो आपका, विश्व रजक महासंघ की एक्टिव टीम है, ये पूरे भारत के अंदर से अलग अलग राज्य से ही आए हुए हैं। चलो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको विश्व रजक महासंघ की पदाधिकारियों से। थोड़ा सा जानकारी दें विश्व रजक महासंघ की। आज यहाँ पे तीर्थ मीटिंग चल रही थी, तो क्या कुछ निर्णय लिया मीटिंग ने, आगे कैसे क्या बढ़ चढ़ के संगठन काम कर रहा है। एक पैन इंडिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे धोबी समाज के लिए? धोबी समाज के लिए मेरा यही मैसेज है कि सब मिलकर और एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ किसी एक की मनमर्जी नहीं चलेगी, संगठन सभी का है, सबके साथ के साथ ही सबका विकास होगा। लेडीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशल तौर पे, कि जो लेडीज संगठन से नहीं जुड़ रहे हैं और कुछ भी मतलब कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, और ज्यादा मतलब देखा जाए तो कि मतलब किसी भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं है। और आज के टाइम आप देख रहे हैं गाड़गे महाराज जी का प्रचार प्रसार में लेडीजें लगी हुई हैं। आप जैसे सीनियर सिटीजन हैं जो मतलब इतनी इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं चल के, और वो जो स्टेट लेवल की जो मीटिंग होती है उनको भी ज्वाइन नहीं कर रही है, ना ही किसी संगठन से जुड़ रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? धीरे धीरे परिवर्तन आता है, एकदम से नहीं आता है। अभी आप देखिए मेरे साथ खड़ी हैं, ये 70 साल की एज की होंगी। तो अभी आप चाहते हो कि एकदम से 17 साल वाली लड़की उतराए तो मुश्किल होगा ना। तो धीरे धीरे हम लोग लग रहे हैं तो नीचे तक हम पहुंचेंगे और उनको भी अपने साथ लाएंगे। और आने वाले वक्त में हम गांव तक में पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, क्या? ओके। और अभी अभी हमारे इसी मीटिंग में एक निर्णय लिया गया है जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने लिया था, कैलाश नाथ जी ने, कि मध्य प्रदेश में एक महिला आयोजन किया जाएगा एमपी में, महिला सम्मेलन बहुत बड़े लेवल का। पूनम बेनीवाल जी को सुन रहे थे आप, पंजाब से हैं मैम। अभी हम कांता मैम से आपका इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो अपने विश्व रजक महासंघ की सीनियर लेडी हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, दुधारू हमारे सीनियर नेता हम इनको कहेंगे, सलूट मारते हैं हम तो, बच्चे हैं। बताएं मैम, थोड़ा सा विस्तार से अपने बारे में थोड़ा परिचय दें समाज को। मैं विश्व रजक महासंघ की
जनरल सेक्रेटरी हूँ। कांता चौहान, मैं दिल्ली से हूँ। और महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे हम सब मिलके काम कर रहे हैं, सब बहनें कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और अभी जैसे कि आज की मीटिंग में हुआ, कैलाश नार भैया ने, जो कि भोपाल से हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। एक महिलाओं के लिए खास एक प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें हम सब भाग लेंगे और बढ़ चढ़ के लेंगे। और जितनी मातृशक्ति साथ में होगी, अपने धोबी समाज के भाइयों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि एक दिन हम सब इन पुरुषों से भी आगे होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप अभी हमारी निहारिका मैम जी भी अभी नए अधिकारी बने हैं विश्व रजक महासंघ के, इनसे भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैम थोड़ी अपने बारे में जानकारी दें। मेरा नाम निहारिका है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मुझे अभी जिम्मेदारी दी गई है विश्व रजक से, तो मैं जुड़े हुए काफी समय हो गया है। चीजें देख रही हूँ, समझ रही हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। और चाहती हूँ जैसे मैं आई हूँ और भी लोग आए और अपने समाज को आगे बढ़ाएं और चीजें सीखें भी, इन्वॉल्व भी हो। जब तक हम सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अपने बारे में ही खुद नहीं पता है, ना हमें हमारे महापुरुषों के बारे में पता है। अगर उनके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम चीजें पता ही नहीं होंगी। तो जैसे मुझे पता चली है, मैं चाहूंगी सभी को पता हो और आगे हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े। गाजियाबाद की स्पेशल, गाजियाबाद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो गाजियाबाद का अपना समाज है, वहाँ से जो लेडीज हैं जो अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि मेरा भी नहीं था, अब मेरा हुआ है। जैसे मेरा हुआ है धीरे धीरे, अब मैं उन्हें भी इन्वॉल्व करूंगी और आगे लाऊंगी उन्हें भी। तो ये मेरा है समाज। और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो आप समाज के लिए? समाज के लिए मैं तो यही कहूंगी, हर अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी महिलाएं आगे आए और जिन महिलाओं को जो जागरूक नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है उनको जागरूक करें और अपने समाज में आगे लाएं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि काफी संगठन अपने समाज के बने हुए हैं, जो संगठन मतलब कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे क्या ऐसा रीजन है? जो संगठन बना के बैठ गए हैं और वो कार्य नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उनमें कारण तो यही है कि एक भाई दूसरे भाई की टांग खींचता है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम सब भाइयों में एकता नहीं होगी, तो ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम सबका साथ होगा तभी समाज का विकास होगा। जय भीम, जय संतगढ़ के। एकत्र होना पड़ेगा समाज को। मैडम का कहना है कि जब तक एकत्र नहीं होंगे, जब तक मतलब कोई भी काम नहीं हो पाएगा। पूनम बेनीवाल जी से जानेंगे कुछ हम समाज की कुछ कुर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मैम बताएं कैसे समाज को डेवलपमेंट किया जाए? देखिए, समाज में ना मैं चाहती हूँ कि लोग अपने, देखिए हमारा काम है जो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है और इसी से हमारे बाप दादा ने आज तक कमाया है। आने वाली पीढ़ी, चलो कुछ परिवारों में हो सकता है 100 में से मैं कहूंगी 10% ही है जो सर्विस या जॉब में चले गए हैं, और उसमें से 90% आज भी हैं जो अपने यही जो खानदानी पेशा है इसी को करके और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि किसी और के यहाँ नौकर लगने की बजाय ना खुद के बनो, खुद का कार्य करो, खुद के राजा बनो काम में। और दूसरा है कि जैसे अभी मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में, जिस तरह इन्होंने आज मुझे विश्व रजक महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष चुना गया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग जो हमारी ये एससी की लड़ाई है, जिन राज्यों में हमारी जाति अनुसूचित जाति में दर्ज नहीं है, उसको उसमें दर्ज कराने के लिए मैं अपनी जी जान से पूरी शक्ति लगाऊं। पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। हमारे समाज के बहुत ही सीनियर लेडी हैं और मतलब एक्टिव, बड़ी बड़ी महिलाएं हैं हमारे साथ, देखो। हाँ बहुत ही सीनियर हैं हमसे उम्र में। देखो 17-17 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से चल के। तो सबको जय गाड़ के जय भीम। धन्यवाद। प्रागीलाल जी का भी ले लो इंटरव्यू। विश्व रजक के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रागीलाल जी ने ये आयोजन किया यहाँ पे। साथियों, रजक समाज के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं। आप जैसे रणबांकुर और मेरे वीर वीरांगना बहनें या बेटी है, एक छोटी सी संख्या नहीं है, बल्कि प्रदेश का, जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी रजक समाज के विकास के लिए, रजक समाज की उन्नति के लिए, रजक समाज के हक और अधिकार के लिए हम क्या कर सकते हैं।
लेकिन साथियों, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा विवेक उन चुनौतियों से लड़ने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व है, उसे मालूम है कि किस जिले में क्या समस्या है, उसको कैसे हमें मॉडरेट करना है, उससे कैसे निपटना है। सबसे बड़ी समस्या मेरे मध्य प्रदेश में है, वो समस्या ये है कि विभिन्न प्रांतों में हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी समाज के लिए हक और अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। उत्तर प्रदेश में है और उनकी बहन उनको पहनने के लिए वहां कपड़े मुहैया कराया करती थी। हम ऐसे राजा के वंशज हैं। उन्नाव में, कानपुर के पास उन्नाव जिला है, जो डोड़िया खेरा है, वहां के राजा भी हमारे धोबी समाज के ही लोग थे। हमारी वंशावली, जिस वंशावली से मैं हूं स्वयं, हमारी वंशावली, हमारी एक परंपरा है कि शादी में हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं तो अपने पूर्वज या पुरखे देवताओं को आमंत्रित करते हैं। उससे हमको ये पता चलता है कि हम डोड़िया खेरे के भी राजा हम ही लोग थे। धीरे धीरे करके जब इस देश में शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सबसे पहले इस देश में बाहर से आए हुए आर्यों ने कब्जा किया और उन्होंने हमको, हमारी जाति को अछूत घोषित किया। अछूत घोषित किया कि इसको छुआ नहीं जा सकता है और हमको मनुस्मृति के आधार पर जो कार्य दिया गया वो भंगी समाज का जैसा काम है वैसा ही हमारा काम रहा। भंगी समाज के लोग सराठी और झाड़ू के मदद से मैला उठाने का काम करते थे, लेकिन हमारी समाज को काम दिया गया कि हाथ से रगड़ रगड़ करके धुलो। जो सोमर के कपड़े होते थे, सूतर के कपड़े होते थे, गंदे मैले कपड़े होते थे, उनको हमारे प्रभुओं ने हाथ से धुला है। इसलिए धोबी और भंगी दो समाज के लोग बहुत अंत्यज में गिने गए। वो तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर